नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वाले जो हैं उनके लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आया है। चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, पढ़ाई लिखाई है, या फिर आपका प्रेम जीवन है, शादी का जीवन है, पारिवारिक लाइफ है, धन है, व्यापार है, जॉब है, सारी जो जीवन के क्षेत्र हैं सब पे बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसके अकॉर्डिंग फिर जानेंगे कि क्या ये दिखा रहा है, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, और कुछ अगर ज्योतिषी रेमेडी है तो उस पर भी हम साथ के साथ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो भाव है उसी में मंगल बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। आपके लग्न में ही मंगल आ गए हैं, या कह सकते हैं राशि में ही मंगल आ गए, प्रथम भाव में ही मंगल है। द्वितीय तृतीय खाली है। चतुर्थ में आप देख सकते हो सूर्य और शुक्र, पर सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे, शुक्र 24 तारीख तक। मतलब कि 17 को फिर ये जो सूर्य है अगले भाव में, चौथे भाव से, सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे और पंचम भाव में। ठीक शुक्र भी चौथे भाव से, सिंह राशि से कन्या राशि में पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। बुध पंचम भाव में कन्या राशि में ही रहेंगे, पर बुध 10 तारीख से वक्री रहेंगे। केतु जो है छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा महीने की शुरुआत में वहाँ दिखाई पड़ेंगे, इसके बाद चंद्रमा की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, पर दिखाया गया है क्योंकि शुरुआत में वो आपके छठे भाव में तुला राशि में है। सप्तम और अष्टम भाव खाली है। नवम भाव में, भाग्य के भाव में, भाग्य का ही स्वामी शनि वक्री होकर बैठा हुआ है। दसम भाव खाली है और एकादश भाव में, एकादश भाव का स्वामी गुरु मीन राशि में वक्री होकर बैठा है। ये मकर राशि है जहाँ पे शनि बैठे हैं, नवम भाव में, मकर राशि में। और राहु जो है द्वादश भाव में, मेष राशि में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति होगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, लग्न में मंगल आ रहे हैं, तो मंगल क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है, क्रोध है, अग्नि है, इच्छा शक्ति है, तो इस सबको लाएंगे लाइफ में एक तरह का। अगर इम्पेशेंस ये भी है तो इसका हल्का सा ख्याल रखना है। आपके चार्ट में मंगल 12 में और सप्तम के मालिक हैं, मतलब कि आपको नई पार्टनरशिप लाइफ में आ सकती है, नया बिजनेस, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। फॉरेन, विदेश जाना या विदेश की चीज़ों का से संबंध भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि 12वां भाव है। पर 12वां भाव खर्चे का भी है, जेल हॉस्पिटल का भी है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि मंगल जब पहले ही भाव में होते हैं तो थोड़ा अकेलापन भी लाते हैं। गर्मी के रोग, गर्मी का लोग मतलब एसिडिटी हो सकती है, पित्त हो सकता है, और ट्यूमर निकल सकता है, सर में दर्द हो सकता है। गर्मी के जो रोग होते हैं, बीपी बढ़ सकता है अगर आपको पहले से है तो। और थोड़ा सा ना उदासी भी लाते हैं, एक अलग तरह का खालीपन दिखाई देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मंगल दिखा रहा है। एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये कब करना है? अगर मंगल की दशा महादशा है तो करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके कारक ग्रह नहीं है। अगर इसकी दशा नहीं है तो दूसरा ग्रह जिसकी दशा महादशा है और वो अच्छा चल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए सूर्य और शुक्र। तो सूर्य चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में है, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है। और इस पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। चतुर्थ भाव पर मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी आपकी पड़ी चौथे भाव पर, 7वीं सप्तम भाव पर, और 8वीं दृष्टि पड़ी आपके अष्टम भाव पर। तो चौथी दृष्टि अच्छी है, क्योंकि चौथा भाव जमीन का कारक है, माता का कारक है, मातृभूमि, बंधुओं का कारक है। तो इस पर मंगल की दृष्टि आती है तो घर जमीन खरीदने के लिए ठीक रहता है। बाकी तो नहीं कह सकते, बाकी तो मन में थोड़ी अशांति पैदा करेगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बिजनेस को तो बढ़ाएंगे, व्यापार को तो बढ़ाएंगे, पर हाँ अपनी धर्म पत्नी और या कह सकते हैं अपने पति, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा मतभेद लाएंगे। अष्टम पर भी मंगल की दृष्टि आ रही है। अष्टम पर मंगल की दृष्टि में बोलते हैं कि भाई थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, गाड़ी फास्ट नहीं चलानी चाहिए, थोड़ा एक्सीडेंट का हल्का सा खतरा रहता है। अब ये नहीं कि एक्सीडेंट होगा, ऐसा भी नहीं है। वो गाड़ी ये तभी हो सकता है जब आपकी कुंडली में भी योग हो और इस तरह की दशा महादशा चल रही हो। सूर्य की बात करें तो सूर्य देखिए घर, गाड़ी, भूमि, वाहन के लिए ठीक रहेंगे, पर चौथे भाव में सूर्य आपको जन्म स्थान से थोड़ा दूर ले जा सकते हैं, रोग दे सकते हैं, सुखों में कमी कर सकते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है।
पर चूंकि अपनी राशि में है तो इतना भी खास डरने की बात नहीं है। सूर्य नमस्कार करते रहेंगे, सूर्य को जल देंगे तो बढ़िया रहेगा। शुक्र चौथे भाव में शुभ होते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाते हैं, जीवन में कुछ अच्छी चीजें लाते हैं। और शुक्र को काटने वाला भी कोई ग्रह नहीं है। मतलब कोई ग्रह अगर किसी राशि में अच्छा फल दे रहा है तो एक विशेष भाव में कोई दूसरा ग्रह हो तो वो कम हो जाता है ऐसा। तो शुक्र जब चौथे में होंगे तो दसम में कोई ग्रह होता तो थोड़ा रिजल्ट कम हो सकता था, पर यहाँ से ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है कि शुक्र का फल आपको मिलेगा। और शुक्र क्या है, लग्नेश चतुर्थ में जाना, विद्या के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में जा रहा है आपका, तो एफर्ट करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे। माता के साथ रिश्तों में थोड़ा मधुरता लाने की यहाँ पर आवश्यकता है। अपने ही बंधुओं से, अपने ही जानने वालों से, जिन पे आप भरोसा करते हो, वहाँ थोड़ा चांसेस है कि भाई जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो उतना उनसे आपको ना मिले। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। बुध की बात करें, बुध पंचम भाव में है। पंचम भाव में बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो छत्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध का गोचर पंचम भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। इसको कहा गया है कि स्त्री या पुत्र से कल है, मतलब घर में, प्रेम में, आपस में थोड़ी कहन सुन हो सकती है। ये एक नॉर्मल है जो आपको शास्त्रों में लिखा मिलेगा, पर वहाँ पर यह भी है कि अगर अपनी राशि में है तो बेटर रिजल्ट देंगे। पंचम का स्वामी पंचम में शिक्षा के लिए बढ़िया है, स्कॉलरशिप आपको दिला सकता है। रिश्तों में भी अगर आप अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखेंगे, सिर्फ अपना अपना ही नहीं कहेंगे, उनकी भी सुनेंगे, तो सब ठीक रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी। पर अगर आप सिर्फ अपना ही कहेंगे और अपनी बात पर ही ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कई बार हम सही होते हैं पर दूसरे भी सही होते हैं। अब चूंकि हम सही हैं तो हमको भरोसा रहता है भाई हम तो सही हैं, हम तो सही बात कह रहे हैं, और वो उस तरह से नहीं कह रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। फिर वाणी को भी मीठा रखें, क्योंकि बुध किसके, वाणी के कारक हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। और अधैर्यता में, गुस्से में, क्रोध, काम, लालच, इसमें भी कोई भी बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि बुध जो है सिर्फ वाणी ही नहीं है, आप जो लिखते हो, जो राइट करते हो, वो भी कमेंट या कहीं पर भी वो करते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल लग्न में है। बुध को अच्छा रखने के लिए गणेश जी की पूजा करें, गणेश सप्तशती का पाठ करें, हरी घास पे चल सकते हैं, पक्षियों को दाना डालें, किन्नर लोगों की सेवा करना भी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद केतु, देखिए केतु जो हैं तुला राशि में बैठे हुए हैं। वैसे तो छठे भाव में केतु सुख देने वाले होते हैं, पर चूंकि तुला राशि में तो रिश्तों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, शक पैदा कर सकते हैं। तो शक के बेस पर, मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर केतु की दशा महादशा है तो लड़ाई झगड़े से भी बचना है, हालांकि आपके जीतने की संभावना ठीक है। कोई पुराना रोग भी आपका ठीक हो सकता है, पर केतु हैं और महीने की शुरुआत में चंद्रमा वहाँ पर आ रहे हैं, तो मन में थोड़ी अधैर्यता रह सकती है। आप कह सकते हैं अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना है, खुश रखना है, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, पर उनको उस चीज़ के मामले में कोई जानकारी नहीं है, वो उसके बारे में याद ही नहीं करते हैं, कभी थैंकफुल ही नहीं होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी कहता सुना है मैंने कहीं होके कि अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे ध्यान देंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ेंगे, और अभी अब जो है उसी में खुश हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मतलब उनका तर्क कहीं ना कुछ ऐसे कहता है कि भैया खुश होना ही नहीं है लाइफ में, अगर खुश हो जाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, इसी में खुश हो जाओगे आप तो बस फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत सोच है। एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए खुश होना बहुत ज़रूरी है। ओपन माइंड में अच्छी थॉट्स के, अच्छी जब आपका मूड होता है ना, उस समय जो आपके आइडिया आते हैं वो कमाल के होते हैं। डिप्रेशन में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जिस तरह का आप आइडिया लोगे, वो जो आपका मूड होगा वो उसमें होगा, उस आइडिया में कहीं ना कहीं होगा, आपको पता भले ना हो। तो थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड में जीना और उसके साथ आगे बढ़ना, यही आपको बड़ी सफलता दिखा सकता है, विशेष सफलता दिला सकता है। फिर एक बार अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि भाई एक पेड़ को जैसे काटना है, हथौड़ी आपको दी जाती है 6 घंटे में, तो आप कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा कि पहले 4 घंटे में अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको ना, हथौड़ी नहीं कुल्हाड़ी माफ़ कीजिएगा, उसको तेज करूँगा और सिर्फ 2 घंटे काम करूँगा। उनका कहने का
अर्थ यहाँ से यह है कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुल्हाड़ी तेज़ नहीं है तो आप 6 घंटे या 10 घंटे में भी उस पेड़ को नहीं काट सकते। और आप कहोगे मेहनत तो हमने बहुत की है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जो आप करने जा रहे हो उसके लिए क्या चाहिए। अब सिंगर को तो गाना, उसका अच्छा आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और नहीं भी है तो फिर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्लेयर है तो फिर उसके लिए आपको बॉडी अच्छी होनी चाहिए, और आपका फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, उसको उससे संबंधित स्किल को बढ़ाया जाए, यहाँ नहीं तो कहीं और से बढ़ाया जाए। आप जो उस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं उनसे मिला जाए, वहाँ से कोई रास्ता निकला जाए। तो मतलब पूरा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों मिल के साथ करते हैं तभी हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जितना स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दूसरों पे करते हैं, जितना फोकस हमारा बाहर रहता है वो लक्ष्य की तरफ रहता ही नहीं है, और हमको ऐसा लगता है मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो क्योंकि दूसरों को आप ना बदल सकते हो ना सुधार सकते हो, परिस्थितियों को भी एक लेवल तक ही आप, बहुत से कहते हैं हम नहीं बदलेंगे परिस्थिति को ही बदल देंगे, इस तरह की कहावतें सुनने में आती हैं। पर बेटर जो है ना, बेस्ट जो अपने आप को आप आसानी से बदल सकते हो, और आप बदलोगे तो फिर परिस्थिति बदल सकती है। इसके बाद देखिए शनि महाराज। शनि महाराज वैसे तो नवम का स्वामी, नवम में बैठा है तो भाग्य का साथ देगा, पर स्लोली स्लोली देगा, धीरे धीरे देगा, आसानी से तो नहीं देगा क्योंकि शनि है। पर यह अच्छी बात है कि नवम का स्वामी नवम में है, सौभाग्य योग बन रहा है आपका। पर अगर हम शास्त्रों में जाएंगे और ये देखेंगे कि शनि नवम में है तो फिर आप थोड़ा निराशा हाथ लगेगी। वहां आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई शनि अगर आपके नवम में हो तो भाग्य कम साथ देता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है चीज़ों में। और इसको अशुभ माना गया है। पर यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर जन्मकालीन शनि आपका शुभ है, मित्र की दृष्टि यहाँ पड़ रही है उस पर, अपने भाव में है, उच्च का है और अच्छा योग बना रहा है, तो आपका, और साथ में वो अपनी गोचर में अपनी राशि में आ गए यहाँ पर, तो फिर वो भाग्य उन्नति करेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लाएगा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर आपके जीवन में ला सकता है, बहुत धन दे सकता है। तो एक ही चीज़ क्या क्या कर रही है, डिपेंड आपकी कुंडली के ऊपर। तो इतना ये नहीं कह सकते कि गोचर खराब है, पर हाँ बीच का कहेंगे हम इसको, बहुत ग्रेट नहीं कहेंगे। पर अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया है, अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, तो फिर ये शनि आपको भाग्य भी बढ़ाएगा, विदेश भी ले जाएगा, शत्रुओं को परास्त भी करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। अन्यथा आपके सुपीरियर जो सीनियर्स हैं उनके थोड़ी बनवम करा सकता है, कार्यों में थोड़ी देरी कराएगा, छोटे भाइयों से भी थोड़ा मतभेद ये यहाँ पे करा सकता है दृष्टियों की वजह से। इसके बाद गुरु महाराज, गुरु का गोचर यहाँ पे अच्छा माना गया, ये पारिजात योग भी है और धन देने वाला है, पैसा देने वाला है, सब तरह के लाभ कराने वाला है। हालांकि गुरु वक्री चल रहे हैं, उसके बावजूद भी शनि भी वक्री है, भाग्य का स्वामी वक्री है, तो भाग्य में थोड़ा सा देखिए बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कोई नई चीज बहुत बड़ी नहीं करनी है ज्योतिष के हिसाब से। पर प्लानिंग तो की जा सकती है ना, और जो चीज आ रही है उनमें सुधार किया जा सकता है। ज्योतिष कर्म प्रधान है। ज्योतिष ये नहीं कहता कि भाई आप मतलब भाग्य के भरोसे बैठे रहिए। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की आवश्यकता होती है। जो लोग भाग्य पे भरोसा करते हैं उनको वही मिलता है जो भाग्य में लिखा है, पर जो कर्मों पे भरोसा करते हैं तो भाग्य वही देता है जो कर्म लिखते हैं। ये बातें बेकार नहीं है, क्योंकि बहुत महान पुरुषों ने लिखी हुई हैं। कहने का अर्थ है भाग्य का बहुत महत्व है, पर कर्म से ज़्यादा नहीं, इंसान के प्रयास से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो गुरु बहुत अच्छे हैं, और हम बहुत दिनों से कह भी रहे हैं कि भाई चमत्कार होगा, धन बरसेगा, ज़मीन फट जाएगी, इतना धन मिलेगा, और ये सब आप लोग सुन भी रहे हैं। बहुत सारे लोग फिर लिखते भी हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो वही कि जन्म कुंडली में योग नहीं है, और अगर है भी तो ऐसा नहीं कि गुरु पूरे साल देते ही रहेंगे। अगर दशा महादशा नहीं है, सिर्फ गोचर का असर है, तो उसमें फिर उसकी आपकी जब डिग्री मैच होंगी तब उसके आसपास आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा। पर जहाँ तक गोचर की बात है, गुरु यहाँ पर बहुत बढ़िया है, वक्री हो रहे हैं, तो पुराने सोर्सों से धन आ सकता है, पुराने फ्रेंड्स के थ्रू धन आ सकता है यहाँ पे, और कोई सडन लाभ भी हो सकता है, अचानक से कोई लाभ भी हो सकता है जिसका सोर्स नया नहीं पुराना होगा। गुरु की यहाँ से दृष्टियाँ पंचम पे पड़ेगी, तो प्रेम में जो एक तरह का हम कहते हैं ना कि
उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो उसको बढ़ा रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं आपस में। मतलब जो नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, जानना चाहते हैं कि कैसा उनका रिश्ता रहेगा, तो रिश्तों में सुधार आएगा। शादी विवाह में भी कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। मतलब मैरिज लाइफ, आपका रिश्ता प्रेम की तरफ जा सकता है। आपको ध्यान क्या देना है? गुरु का ध्यान देना है। आप ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए अपने रिश्तों में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप दूर की बातें सोचें, छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दें। जो गुरु के गुण हैं वो आप रखोगे तो आपका रिश्ता बेहतर चलेगा, बढ़िया चलेगा। शादी विवाह में भी यहाँ पर गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं। और 12वें भाव में आपके राहु आ गए। राहु 12वें भाव में आते हैं तो विदेश ले जाते हैं, खर्चा कराते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मतलब हेल्थ के लिए यहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं, धन का खर्चा भी काफ़ी कराते हैं। यात्राओं के लिए बढ़िया होते हैं। अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ बाहर जाके करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे होते हैं। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक होते हैं, शादी के लिए भी राहु ठीक होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस भाव से छठे होते हैं ना उसके लिए ठीक होते हैं। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो व्यापार के लिए भी ठीक है। खास करके फॉरेन चीज़ों से अगर व्यापार है आपका तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 8 तारीख को ओणम है, 9 तारीख को अनंत चतुर्दशी है आपकी, और 26 तारीख का शरद नवरात्रि है, 10 तारीख की पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा है, 6 तारीख की परिवर्तनी एकादशी और 21 तारीख की अंकुशा एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एकादशी का व्रत है। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो अनंत चतुर्दशी है जिसकी हमने बात की। जब पांडव लोग सब कुछ हार गए थे ना, और राजयोग मतलब राज वगैरह सब कुछ छिन गया था, तो भगवान कृष्ण जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा था कि क्या किया जाए। हालांकि डेस्टिनी थी उनकी, क्योंकि तो पहले ही तय था कि महाभारत युद्ध होना है, पर भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि भाई देखिए, ये वाला अगर आप यज्ञ करते हैं तो चीज़ें जैसी थी वैसी होने लगेंगी, अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो सबने मिलकर, द्रौपदी, 5 भाइयों ने मिलकर एक साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया था और यज्ञ भी किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि सारा परिवार एक साथ मिलकर, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना, बढ़ता है, और एक साथ मिलके तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद एकादशी की हम बात कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है विष्णु भक्तों के लिए। और इसके बाद 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 24 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 13 तारीख को संकष्टी है, अंगारकी चतुर्थी है, गणेश जी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। अगर आपकी केतु की दशा महादशा है तो चतुर्थी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत आपको करना चाहिए, संकष्टी का व्रत। और कुछ लोग वैसे भी इस व्रत को करते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। 25 तारीख की अमावस्या है, 17 तारीख की कन्या संक्रांति। अमावस्या को अगर आप पैदा हुए तो अमावस्या का फास्ट करना आपके लिए अच्छा होता है। पितृ दोष है, पितरों से जुड़ी कोई समस्या है, तब भी अमावस्या का व्रत आपके लिए अच्छा होता है। इस दिन दान पुण्य करना पितरों के नाम से, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना वो भी बढ़िया है। संक्रांति के दिन आप पैदा हुए तो संक्रांति का फास्ट आपके लिए बढ़िया माना गया है। संक्रांति भी स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से जुड़ी हुई है, पितरों से, पूर्वजों से जुड़ी हुई है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं। खैर, ये अब हमारे त्योहार भी हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। वीडियो देखें, इसके अकॉर्डिंग व्यवहार भी करें, साथ में जीवन में आगे बढ़ते रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, और जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।